नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों आज जो अपना ये टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं पढ़ेंगे दोस्तों, जो कुप्रथाओं के नाम से भी जानी गई। तो दोस्तों ये प्रथाएं है जो देखिए किस प्रकार से उत्पन्न हुई और उसको कब कब तक है जो उसको रोका गया और उसके अंदर मतलब वो प्रथाएं चली तब तक है जो किस प्रकार की घटनाएं हुई, ये सभी अपन पढ़ेंगे दोस्तों कंप्लीट। और प्रथाएं जो है ना दोस्तों एक एक करके प्रथाएं लिए दोस्तों पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना और उसके बाद है जो अपन प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे शाम की लाइव में 9 बजे की लाइव में, आप सभी जरूर आ जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सती प्रथा। दोस्तों सती प्रथा जो है ना सती प्रथा ये सर्वाधिक प्रचलन जो है राजपूत जाति में हुआ है, इसका सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन। अगर यदि बात करें दोस्तों तो इसको है जो कानूनी गैर कानूनी घोषित कब किया, तो देखिए राज्य में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी को बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है। देखिए सती प्रथा को कब किया, सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया। क्लियर, याद रखना दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न आपको जरूर ध्यान रखने कि कौन सी प्रथा पर गैर कानूनन जो लगाया गया, देखिए गैर कानूनी घोषित की गई वो प्रथा कब की गई, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए होता क्या है सती प्रथा में, ये अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ये आपको विवरण कम ही मिलेगा। सती प्रथा अपन काफी है जो पढ़ेंगे, सब अपन ऐसे इस तरह विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको है जो ये प्रथाएं है जो आगे भी कोई भी वैकेंसी में भी आपके लिए काम आ जाए एग्जाम के लिए। पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलना, उसे जो दोस्तों सती कहा गया। पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलना और सती एवं सहगमन कहलाता है। सहगमन और सती कहलाता है और इसे सहमरण भी कहा गया है। तो दोस्तों देखिए सती प्रथा, सहगमन, सहमरण ये तीनों है जो इसके नाम अलग अलग अन्य नाम है। अगर दोस्तों देखिए अनुमरण की बात करें तो इसी में सती प्रथा में भी ये अनुमरण होता है। तो अनुमरण देखिए पति की मृत्यु व दाह संस्कार अन्यत्र जगह पर होता है, मतलब कि देखिए समझ रहे हैं आप, पति की मृत्यु और उसका दाह संस्कार अन्यत्र जगह पर हो जाता है और उसकी किसी वस्तु के साथ सती होना वो अनुमरण कहलाता है। उस व्यक्ति की अपने पति की किसी वस्तु के साथ जो महिला सती होती है उसे अनुमरण कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए मां सती कैसे कहा जाता है, तो देखिए मां सती जो कहा जाता है अपने मृत पुत्र के साथ उनकी मां जो सती होती है उस वो महिलाएं उसे मां सती कहा जाता है। तो दोस्तों अणख किसे कहा जाता है अणक, तो दोस्तों देखिए अणक है जो देखिए सती स्त्री द्वारा दिया गया आदेश दिया जाता है सती स्त्री द्वारा कि इस प्रकार का आदेश है और आपको पालना करनी होगी, तो पालना करना भी उस परिवार के लिए आवश्यक था। तो दोस्तों ये होती है अणक, ठीक है। चलिए अगले बात करें टॉपिक की, तो आता है राजस्थान में पहली बार सती की जानकारी। दोस्तों ये आप ध्यान में रखें तो अच्छी बात है। तो देखिए पहली बार जो जानकारी मिली विक्रम संवत 861 में मिली थी और ये कहां पर मिली, घटियाला शिलालेख में मिली, ठीक है। घटियाला शिलालेख जो कि जोधपुर में मिली है। और दोस्तों देखिए ये कहां किसको और किस लिए, देखिए सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। कौन, सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर अगली बात करें तो सती प्रथा पर 1822 में बूंदी, ये तो अपन ने बात कर ली है। और उसके बाद 1830 में अलवर, उसके बाद 1844 में जयपुर, 1860 में जोधपुर, 1861 में उदयपुर एवं 1862 में कोटा राज्य में रोक लगाई गई। दोस्तों देखिए बूंदी सर्वप्रथम लगाई, उसके बाद ये विभिन्न प्रकार से इस रियासतों में भी रोक लगाई गई, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला की बात करें तो ये आता है राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से, देखिए पूरे भारतवर्ष में लगाई गई। देखिए राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1830 में संपूर्ण भारत में रोक लगा दी। देखिए प्रयत्न किसका हुआ, राजा राम मोहन राय का हुआ। किस में हुआ, सती प्रथा में हुआ, ठीक है। तो दोस्तों उसके सहयोगी कौन रहे, किसके सहयोग से, 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयत्नों से, मतलब सहयोग से
1830 में संपूर्ण भारत में रोक लगा दी गई। देखिए प्रयत्न कब हुए थे? 1829 में और 30 में इस पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। दोस्तों देखिए राजस्थान में जो हुई थी ना, इस अधिनियम के तहत जो ये अधिनियम चलाया था राजा मोहन राय के पत्नियों से, तो दोस्तों ये इसके विविध देखिए, इससे जो अपने राजस्थान में जो रोक लगी थी वो लगी थी अलवर में। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ लगी थी? अलवर में लगी थी दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर यदि ये देखें कि राजस्थान की अंतिम जो सती हुई थी वो कौन हुई थी, तो दोस्तों ऐसा मानना है कि राजस्थान की अंतिम सती जो हुई थी 1987 में हुई थी। देवराला कहां पर है? सीकर में। सीकर के मोहन सिंह की पत्नी हुई थी जिसका नाम था रूप कंवर। ठीक है, और दोस्तों ये रूप कंवर को माना जाता है और इसके बाद राज्य में सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू कर इसे प्रतिबंधित कर दिया। तो दोस्तों सती माता का एक जो स्थान है सती माता का, वो कहां पर है? आप में से सभी को पता होना चाहिए, अपन ने पढ़ा है। सती माता जो लोक देवी के रूप में पूजे भी जाते हैं। तो दोस्तों झुंझुनू में, आप सभी को पता है वैसे। ठीक है, तो झुंझुनू में सती माता का और यहाँ पर मेला भी भरा जाता था, लेकिन फिलहाल माना जाता है कि यहाँ पर मेले पर है जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों वहां पर उस सती माता जो है, ये सती माता, इनके परिवार में लगभग 13 है जो महिलाएं सती हो गई थी, ऐसा मानना है। चलिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया क्योंकि अपन अलग से पढ़ चुके हैं। ये हो गया अपना सती प्रथा। आगे अपन देखते हैं कन्यावध। दोस्तों कन्यावध जो है, कन्यावध देखिए मारवाड़ राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है, प्रचलित था। कन्या को जन्म लेते ही उसे अफीम, देखिए दोस्तों जो भी प्रथाएं है ना, ये इस वर्तमान समय में नहीं है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, ये थी, अब नहीं है। कन्यावध मारवाड़ राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित थी और कन्या को जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या फिर गला दबाकर मार दिया जाता था। ठीक है, और दोस्तों देखिए हाड़ौती क्षेत्र में सर्वप्रथम है जो कोटा राज्य में ये बंद हुआ, मतलब कि गैर कानूनी घोषित किया। तो दोस्तों देखिए गैर कानूनी घोषित किया कोटा राज्य में, लेकिन किसकी मदद से? एजेंट विल्किंसन की मदद से, महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में 1833 में। दोस्तों एक बार पुनः रिपीट कर दीजिएगा, हाड़ौती क्षेत्र में सर्वप्रथम एजेंट विल्किंसन की मदद से कोटा में 1833 को महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में इसे गैर कानूनी घोषित किया कन्यावध को। बूंदी में उसके बाद घोषित किया 1834 में। तो 1833 और 34 में हाड़ौती क्षेत्र में इसे बंद किया। दोस्तों मतलब बड़े स्तर से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाए और अंदरूनी से भी पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कोटा और बूंदी का। अच्छा दोस्तों, इससे रिलेटेड ये बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, राज्य में सबसे पहले कैप्टन हॉल मेरवाड़ा के मेयर लोगों की पंचायत हुई थी, उसमें कन्यावध को बंद करवाया था। दोस्तों सबसे पहले कैप्टन हॉल मेरवाड़ा के मेयर लोगों की पंचायत में। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न यदि पूछ लिया जाए तो। दोस्तों अगर विधवा विवाह की बात करें तो विधवा विवाह जो है, पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को विधवा होने पर संपूर्ण जीवन उसे कष्ट में बिताना पड़ता था। दोस्तों ये प्रथाएं जो है ना, ये आपको मतलब पता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ जीके हैं, कुछ आंकड़े हैं, वो अपन आज रिपीट कर लेते हैं ना। देखिए प्रथाएं जो है ये तो अपन सभी को पता है, ये अपनी राजस्थान की तो है। ठीक है, आप में से यदि किसी को पता नहीं है तो अवश्य ध्यान से पढ़े ताकि आप जो अवश्य है जो इसे याद कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रथा के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर है जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था इनका, और इन्होंने इनकी डिमांड पर लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से, इन दोनों के प्रयास वैसे रहे थे, लेकिन इन्होंने मुहिम चलाई और लॉर्ड डलहौजी की मदद से ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। तो दोस्तों आपको प्रश्न कर लिया जाए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो बनाया गया, कब बनाया गया? 1856 में बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में भी विधवा विवाह पर रोक लगाई गई दोस्तों। और ये अपना ये प्रश्न है ना, ये इंडिया जीके का भी बन रहा है दोस्तों, तो अपना पीटीटी में अवश्य ध्यान रखें। और देखिए 1856 में यह कानून लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था और अधिनियम बनाया तो इन्होंने था लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से और ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से, लेकिन जो लागू किया था ये कैनिंग ने किया था 1856 में। ठीक है,
दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया और उचित ठहराया कि विधवा विवाह होना चाहिए। ये किसने? ये जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने ऐसा कहा था। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें ये पॉइंट। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ पर कलर को थोड़ा सा अब चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए, विधवा विवाह जो है ना, ये नामक पुस्तक लिखी थी। ये किसने लिखी थी दोस्तों? चांदकरण शारदा ने लिखी थी ये पुस्तक। देखिए, विधवा विवाह एक पुस्तक लिखी गई थी, विधवा विवाह, तो चांदकरण शारदा द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों अपन शाम को पढ़ेंगे। देखता हूं दोस्तों 40 प्रश्न भी ऐड कर लूं या 50 भी ऐड कर लूं, क्योंकि कल सुबह अपन ने वो पढ़ी थी रीति रिवाज, संस्कार, रस्में, है ना। तो दोस्तों वो और ये प्रथाएं, ये सब अपन पढ़ेंगे। शायद एक ही वीडियो बना लेंगे प्रश्नोत्तरी का, तो सभी जरूर है जो लाइव रहे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, प्रथम विधवा विवाह जो देखिए ये कहां पर हुआ था? कलकत्ता में संपन्न हुआ था प्रथम विधवा विवाह। 6 दिसंबर 1856 में हुआ था। जैसे ही कैनिंग ने लागू किया और ये विधवा विवाह हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर अपन देखें आगे की, तो देखिए आगे आता है पर्दा प्रथा। देखिए दोस्तों, पर्दा प्रथा है जो प्राचीन एवं मुख्य रूप से मध्यकालीन समय में स्त्रियों व कन्याओं को बाहरी आक्रांताओं की कुदृष्टि से बचने के लिए इस प्रथा का उदय हुआ। तो दोस्तों देखिए, स्त्रियों व कन्याओं को बाहरी आक्रांताओं की कुदृष्टि से बचने के लिए इस प्रथा का उदय हुआ और राजपूत जाति में ये प्रथा विशेषतः पाई जाती है। राजपूत जाति में ये प्रथा है जो विशेषतः पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस प्रथा के लिए स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया, तो उससे है जो ये पर्दा प्रथा धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये मुख्य जो पॉइंट है यही ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस प्रथा के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। और ये पर्दा प्रथा थी क्या? प्राचीन समय से जो घूंघट प्रथा थी, घूंघट को या पर्दा प्रथा को, ये एक ही है दोस्तों। ठीक है, या इसी प्रकार मतलब घूंघट है जो इसके मतलब चलते ये घूंघट प्रथा बनी थी। लेकिन पर्दा प्रथा है, ये पर्दा मतलब ये घर में ही रखा जाता था औरतों को, और औरतें जो घर में ही रहा करती थी, क्योंकि कुदृष्टि, जो आक्रांताओं की कुदृष्टि थी, उससे बचने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं अपन। अगला आता है बाल विवाह। दोस्तों बाल विवाह छोटे बालक व बालिकाओं की शादी करना। ग्रामीण अंचल में ये आका तीज दोस्तों अक्षय तृतीया जो कब होती है? फिलहाल जो गई है वैशाख शुक्ला तृतीया को बाल विवाह का अधिक प्रचलन रहता है। और यहाँ पर अबू सावा जो होता है, अबू सावे के रूप में यहाँ पर विवाह होता है। दोस्तों रोकने का प्रयास कहाँ पर? अजमेर निवासी हर विलास शारदा ने 1929 में एक कानून बनाया, जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा 1929 में शारदा एक्ट नाम से इसे पारित किया, लागू किया। ठीक है, पास किया, जो कि किस उद्देश्य, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, लड़का 18 का होना चाहिए, लड़की 14 की होनी चाहिए। दोस्तों सभी को पता है ना, फिलहाल है जो कानून क्या है इस पर फिलहाल तो दोस्तों 21-18 है ना। ठीक है, तो ये उस समय सबसे पहले जो पारित किया था कानून शारदा एक्ट के तहत, लड़का 18 का किया था, लड़की 14 की, क्योंकि उस समय धीरे धीरे जो इससे भी कम उम्र में शादी करे, तो इसलिए धीरे धीरे जो आयु बढ़ाई गई। तो दोस्तों देखिए 1 अप्रैल 1930 में पूरे भारत में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह का कब किया गया जो कानून घोषित? 1 अप्रैल 1930 को। फिर भी है जो राजस्थान में आका तीज के समय अबू सावे के रूप में बाल विवाह होते हैं। और दोस्तों बाल विवाह निरोध अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आता है डाकन प्रथा। तो दोस्तों डाकन प्रथा आता है, ये देखिए भील व मीणा जाति में डाकन प्रथा प्रचलित माना जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, इस क्लास को कंप्लीट अवश्य देखना। देखिए प्रथाएं जो है ना, ये पूरी एक ही वीडियो में मैंने शामिल करने की कोशिश की है। देखेंगे दोस्तों यदि प्रथाएं और रीति रिवाजें, रस्में, ये सभी यदि एक प्रश्नोत्तरी बन गए तो बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अलग अलग प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे तो भी दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे जो भी जैसे भी पॉसिबल होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अपन बात करें डाकन प्रथा की, तो भील व मीणा जाति में डाकन प्रथा प्रचलित थी। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। देखिए चुड़ैल की देखिए माना जाता है कि किसी महिला में माना जाता है कि महिला में पुरुष या स्त्री, किसी पुरुष या स्त्री की आत्मा प्रवेश कर गई हो, ऐसा माना जाता था। चुड़ैल की या पुरुष की या स्त्री की,
किसी महिला में यदि आत्मा प्रवेश कर गई हो ऐसा माना जाता था, फिर उसे जो यातनाएं दी जाती थी विशेष प्रकार की, मतलब विभिन्न प्रकार की, जैसे अग्नि में उसे यातनाएं दी जाती थी, परीक्षाएं लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों देखिए, अगर स्त्री जीवित बच जाती थी, अग्नि से उसकी परीक्षा देनी पड़ती थी उसे, तो दोस्तों यदि वो स्त्री बच जाती थी जीवित तो उसे डाकन मान लिया जाता था। ठीक है, तो ये होती थी डाकन प्रथा। और दोस्तों देखिए, उदयपुर मेवाड़ राज्य के शासक स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भीलकोर के कमांडेंट जेसी ब्रूक ने खेरवाड़ा उदयपुर में अप्रैल 1853 में प्रथा गैर कानूनी घोषित की। दोस्तों देखिए, आपको कितना मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि डाकन प्रथा जो है ये कब जो इस पर रोक लगाई कि अप्रैल 1853 में उदयपुर में लगाई, इतना ही मिलेगा आपको शायद। तो दोस्तों देखिए, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, उदयपुर में उदयपुर राज्य के शासक स्वरूप सिंह के समय देखिए मेवाड़ भीलकोर के कमांडेंट कौन थे, जेसी ब्रूक थे। इन्होंने खेरवाड़ा उदयपुर में सर्वप्रथम है जो गैर कानूनी घोषित की अप्रैल 1853 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, नाता प्रथा। ये जो नाता प्रथा है, इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती थी। तो दोस्तों ये जो होती थी ये प्रथा नाता प्रथा कहलाती थी। और यह प्रथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांश जो ये प्रचलित थी। और दोस्तों बीच में कहूंगा आपको, ये आपको है जो नोट्स मिल रहे हैं, जो भी नए हैं उनसे कहना चाहूंगा, ये आपको नोट्स मिल रहे हैं। और नोट्स कहां पर मिल रहे हैं आपको, यहां पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो दोस्तों आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास एंड होती है उस समय आपको लिंक दे दिया जाएगा, लिंक से आप जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। आपको वहां पर आज 4 बजे नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों इसके। और आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबाएं। दोस्तों आप डेली सुबह 9 बजे इस लाइव क्लास में जो थ्योरी की चलती है, शाम की लाइव क्लास में जो प्रश्नोत्तरी की रहती है, 5 बजे की फिलहाल अपन शिक्षण अभिक्षमता पढ़ते हैं 5:30 बजे। तो दोस्तों ये अपना क्लास का टाइम है, आप यदि पहली बार है चैनल पर तो जरूर जुड़े। और दोस्तों नोट्स जो है ना आप देख रहे हैं, नोट्स दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य जो शामिल है ये आप सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो कि नोट्स है। ठीक है, तो दोस्तों नाथा प्रथा अपन ने देख लिया है, अब अपन देख लेते हैं डावरिया प्रथा। देखिए डावरिया प्रथा जो है ये राजा महाराजाओं के शासनकाल में इनके द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्या भी दी जाती थी, डावरी भी कहा जाता था। देखिए दोस्तों समझ में आया ना आपको, जो प्राचीन समय में, प्राचीन का मतलब ये मध्यकालीन समय में जैसे कि शासकों द्वारा या जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी की जाती थी, उस समय दहेज दिया जाता था, उसके साथ कुंवारी कन्या भी दी जाती थी, उसे डावरिया प्रथा कहा गया और डावरी प्रथा भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये त्याग प्रथा क्या होता है, त्याग प्रथा सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर राज्य में इस पर है जो प्रयास किए गए इसे सीमित करने के लिए। कब देखिए जोधपुर राज्य में, और सर्वप्रथम 1841 में। दोस्तों देखिए ये होता क्या है, दोस्तों ये आपको परिभाषा हर प्रथा की मिलेगी कि कौन सी प्रथा किस प्रकार कैसे हुई थी। देखिए दोस्तों राजपूत परिवार के विवाह में, राजपूत परिवार में जो विवाह होता था उस समय भाट ढोली चारण आदि दृढ़ पूर्वक जो दान दक्षिणा की मांग करते थे उसे पोलपात बारट भी कहा जाता था और उसे त्याग प्रथा भी कहा जाता था। इस पर है जो रोक लगाने के प्रयास 1841 में जोधपुर में किए गए। दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आप यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स भी पढ़ लेना और ये वीडियो आप जरूर 2 बार देख लेना। काफी है जो 2-2 बार देखते हैं, आपके कमेंट मैंने देखे थे बिल्कुल। हाँ जी, तो देखिए केसरिया करना, ये केसरिया करना क्या होता है, देखिए दोस्तों ये अपन पढ़े या ना पढ़े आपको बता दूं मैं। केसरिया करना वो होता है जब युद्ध होते थे उस समय, देखिए जो जिस युद्ध में जीतने की आशंका रहती ही नहीं थी, पराजय की स्थिति रहती थी, उस समय जो योद्धा केसरिया धारण करते थे, साफा भी केसरिया धारण करते थे, उसे जो केसरिया कहा गया। और वे उस युद्ध में
भी स्वयं भी मारकर स्वयं मरते थे, मतलब वीर गति को प्राप्त हुआ करते थे। तो दोस्तों ये तो हो गया केसरिया। ये जो केसरिया धारण करना ये शाकों से संबंधित है दोस्तों। अपन आगे पढ़ेंगे, अपना एक दो टॉपिक होने के बाद अपन दुर्ग ही पढ़ेंगे, और दुर्ग में दोस्तों अपन शाके पढ़ेंगे। बड़ा है जो आनंद आएगा उसमें पढ़ने में, ठीक है। तो दोस्तों ये जौहर प्रथा ये भी केसरिया से रिलेटेड है। जहां पर जिस युद्ध में केसरिया किया जाता था उसी युद्ध में जौहर प्रथा जो थी प्रचलित थी, जौहर किया जाता था। जहां पर केसरिया जो योद्धा लड़े जाते थे केसरिया पहनकर, वहीं पर पीछे देखिए यहाँ पर है जो देखिए युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वीरांगनाएं दुर्ग में जो कुआं होता था, अग्निकुंड होता था, उसमें कूदकर सामूहिक आत्मदाह दहन कर लेती थी। दोस्तों देखिए जल जौहर भी हुआ था, अग्नि जौहर भी हुआ था दोस्तों। ये अपन आगे पढ़ेंगे सब, है ना, विस्तार से। आज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आता है समाधि प्रथा। देखिए दोस्तों समाधि प्रथा क्या होता है? साधु महात्मा या चमत्कारिक पुरुष द्वारा मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से भू समाधि ली जाती थी या जल समाधि ली जाती थी, उसे समाधि प्रथा कहा गया। और दोस्तों सर्वप्रथम 1844 में जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। गैर कानूनी घोषित किसने किया? जयपुर ने किया। किसको किया? समाधि प्रथा को किया 1844 में। दोस्तों ये आंकड़े जरूर ध्यान में रखना, मैं आपको रिपीट तो करवा रहा हूं दोस्तों, आपको याद रखने में आपकी एकाग्रता काम आएगी यहां पर। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, मैं जो इसे शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए औरतों और लड़कियों का क्रय विक्रय भी होता था, यह भी एक प्रथा थी दोस्तों। मध्यकालीन से 19वीं सदी तक ये राजस्थान में प्रचलित थी, जब तक ये रियासतें थी, राजा महाराजाओं का काल था। ये दोस्तों ये एक मानवीय व्यापार कुप्रथा थी। मानवीय व्यापार, लड़कियों को बेचा जाता था, औरतों को बेचा जाता था। और देखिए सर्वप्रथम कोटा रियासत ने 1831 में इस पर प्रतिबंध लगाया। कोटा रियासत ने सर्वप्रथम इस पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। तो 16 फरवरी 1843 में जयपुर ने भी इस पर क्रय विक्रय पर अवैध इसे घोषित किया। तो दोस्तों देखिए समाधि प्रथा पर भी इसने जयपुर ने रोक लगाई थी। और ध्यान रहे दोस्तों कोटा राज्य में इस क्रय विक्रय पर जो नामक जो कर वसूला जाता था उसे सौथान कर कहा गया। क्या? सौथान कर कहा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला अपन देखते हैं, अगली आती है बंधुआ मजदूर एवं सागड़ी प्रथा। ये क्या होता है? बंधुआ मजदूर दोस्तों उच्च कुलीन वर्ग द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी जाती थी राशि, ठीक है, साधनहीन लोगों को या गरीब लोगों को या किसानों को। तो उसके बदले ब्याज की राशि के बदले उस राशि और ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति या किसी सदस्य को, उस व्यक्ति को या उसके परिवार के सदस्यों को बिना मजदूरी के जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग अपने यहाँ नौकर के रूप में रख लेते थे, उसे बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा कहा जाता था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ये कुकड़ी रस्म। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना, कुकड़ी रस्म है जो शहरिया जनजाति में प्रथा है जो प्रचलित है दोस्तों। अपना जैसे ये खान पान है, आभूषण है, वस्त्र है, ये कंप्लीट होने के बाद अपन वही पढ़ेंगे जनजातियां और दुर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। नव विवाहितों को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। नव विवाहित जो लड़की होती है उसे अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। ये शहरिया जनजाति में प्रथा है जो प्रचलित थी। ये आता है दोस्तों चारी प्रथा, चारी नृत्य दोस्तों, चारी प्रथा है। देखिए खैराट क्षेत्र जो कि टोंक भीलवाड़ा में प्रचलित था ये, ठीक है। ये प्रथा दोस्तों, इस प्रथा में क्या होता था? चारी जो होता था दोस्तों ये कर होता था। इस कर से लड़की का विवाह होता था और लड़की का विवाह तब तक वहां पर है जो अधिक नहीं चलने देते थे, तब तक ये चलने देते थे लड़की का संबंध जब तक कि ये राशि वापस से वे ना दे अगले। देखिए एक बार समझ लीजिए वापस से इस राशि को लेकर लड़की का वैवाहिक जीवन में अधिक नहीं चलने देते थे, वैवाहिक जीवन को अधिक नहीं चलने देते थे। और फिर दूसरी जगह से चारी लेकर लड़की को भेज देते थे। यदि कहीं दूसरी जगह से कर आता था उसे वहां पर भेज दिया जाता था, ठीक है। ये कमजोर और पिछड़े वर्ग में प्रचलित थी दोस्तों। संथारा प्रथा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसका संबंध जैन ग्रंथों से उल्लेखित है और जैन समुदाय में इसका है जो उल्लेख भी है, मतलब होता था। देखिए इस प्रथा में समत्व भाव से अन्न जल त्याग कर देह त्याग कर मृत्यु को प्राप्त किया जाता था दोस्तों। सलेखना भी कहा गया है और संथारा भी कहा गया है।
तो दोस्तों देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी विधि से अपना शरीर त्यागा था, लेकिन इस पर रोक दोस्तों देखिए कब लगाई, अगस्त 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलेखाना प्रथा को आवश्यक ना समझते हुए इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मौताना प्रथा ये क्या था, ये मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु धन भी कहा जा सकता है, जिसे मरने के बाद उस खून खराबे के बीच ये हर्जाना वसूला जाता था। दोस्तों उदयपुर संभाग में ये प्रचलित था, पुरानी सदियों में, कई सदियों पुरानी ये परंपरा थी, और किसी व्यक्ति विशेष या दुर्घटनावश अकाल मृत्यु हो जाती थी तो उसी के संबंधी या किसी व्यक्ति विशेष से जो ये धन लिया जाता था उसे मौताना कहा गया था। ठीक है दोस्तों, आरोपित व्यक्ति पर सुनाया गया दंड है जो सडोत्रा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आरोपित व्यक्ति पर है जो चुनाया गया दंड था वो सडोत्रा कहा गया था। तो दोस्तों अपन ने जो ये भी जो क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्तों, अपन लास्ट जो है अपना ये है बेगार प्रथा। दोस्तों प्रथाएं है जो अपने जल्दी जल्दी पढ़ लिए, आप वीडियो को कंप्लीट एक बार और देख लेना, 20 मिनट की वीडियो बनी है, ज्यादा नहीं बनी है। बेगार प्रथा ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। वह काम जिसके बदले में मेहनताना प्राप्त ना हो उसे बेगार कहा जाता है। मतलब कि कुछ भी हमें प्राप्त ना हो और हम किसी को है जो बेगार की, मतलब अपन अब अपनी भाषा में कहता है ना बेगार आ गई है, तो मतलब यही बेगार प्रथा है, कुछ भी ना लेना, फ्री में काम करना है ना, समझ गए ना आप। रियासती काल में महाराजाओं व जागीरदारों द्वारा किसानों मजदूरों, देखिए जो उच्च कुलीन वर्ग के थे, जागीरदार थे, सेठ साहूकार थे, उनके द्वारा किसानों मजदूरों या शिल्पियों से बिना शुल्क दिए सेवाएं ली जाती थी, मतलब काम करवाया जाता था, तो उसे बेगार प्रथा कहलाई जाती थी। ठीक है, एकीकरण के बाद दोस्तों बंदित श्रम पद्धति अधिनियम द्वारा रोक लगाई गई इस पर। एकीकरण के बाद बंदित श्रम पद्धति अधिनियम द्वारा रोक लगाई गई। और दोस्तों ये जो है ना, ये बूंदी में दोस्तों पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। ये थी दोस्तों बेगार प्रथा, ये भी है जो बिल्कुल निःशुल्क है, जो बेगार प्रथा है जो ली जाती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक है, 25 मिनट की 26 मिनट की दोस्तों वीडियो बनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपने कंप्लीट देखी, आपके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों देखिए ये नोट्स आपको बता दिया ना, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएंगे। ठीक है, 4 बजे तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों शाम की प्रश्नोत्तरी में यदि ये प्रथाएं शामिल हो गई तो कर देंगे, नहीं तो दोस्तों रीति रिवाज भी रखेंगे। देखिए दोस्तों दोनों रहे तो 40-50 प्रश्न ऐड करने की कोशिश करेंगे। यदि एक एक ही पढ़ेंगे तो 30-30 प्रश्न पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और फिर अपना फीडबैक जरूर बताएं। आपको दोस्तों आपको लाइव रहना है 5 बजे अपन शिक्षण अभिक्षमता की क्लास पढ़ेंगे। शिक्षण अभिक्षमता अपने कंप्लीट करने हैं 400 प्रश्न। ठीक है, तो आप जरूर लाइव बने रहिएगा और शाम की लाइव प्रश्नोत्तरी में भी जरूर आइएगा। और दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। और हम है जो BSTC और PTT से पहले अपन सीक्वेंस वाइज संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। यदि इंग्लिश के सर यदि फ्री होते हैं तो अपन सब कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो दोस्तों इंग्लिश का आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ।